हे गाइस, सभी का वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आप सभी को मेरी तरफ से विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। विजयदशमी इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट मतलब रोशनी एंड जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। तो लाइट और जस्टिस का फेस्टिवल है। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड दैट लाइट एंड जस्टिस प्रिवेल इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में रोशनी हो और आपकी मेहनत को जस्टिस मिले। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, उनको न्याय मिले। शुरू करेंगे अपनी क्लास को इस पावरफुल रीडिंग सेशन से। मैं फ्रंट पेज लेकर के आया हूं द हिंदू का। पूरा फ्रंट पेज आपके साथ कवर करूंगा, टेक्निक आपको सिखाऊंगा। 15 मिनट अगर आप इसको करते हैं, 30 दिनों के अंदर आप अपने अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। बस आज हम करने वाले हैं सारी हेडलाइंस को कवर, साथ में 1 या 2 मेगा आर्टिकल्स को भी हम कवर करेंगे अपने उसी खास अंदाज के अंदर। चलिए शुरू करें। चलो करे इंडिया जॉल्टेड चाइना मस्ट बिल्ड ties to grow bigger than Beijing RSS चीफ। कह रहे इंडिया ने जॉल्ट कर दिया। जॉल्ट करने का मतलब क्या होता है? झटका देना। वो सुनते हो ना, जोर का झटका धीरे से लगे, तो वो जॉल्ट करना ही होता है। इसके सारे सिनोनिम्स मैं आपको याद करवाऊंगा अभी जब इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, है ना। तो इंडिया ने जोर का झटका दे दिया, जॉल्ट कर दिया है चाइना को। और इंडिया को मस्ट बिल्ड, इंडिया को बिल्ड करना ही चाहिए रिश्तों को, टाइज को, ताकि वो ग्रो करे और बड़ा, है ना। ग्रो बिगर मतलब और बड़ा हो जाना। और किसके मुकाबले? देन मुकाबले बेजिंग के, इस चीन नाम के देश के। तो आरएसएस चीफ का ऐसा कहना है कि इंडिया ने झटका दे दिया है और बड़ा इंडिया को आगे ग्रो करना है, अपने दोस्तों से और बढ़िया रिश्तों को मजबूत बनाना है। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज क्या थी? बिगर नाम की एडजेक्टिव की डिग्री आई है, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जब जब आएगी, आप देन नाम की कंजंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन नाम का कंजंक्शन आना नेसेसरी है। अगर यहाँ पे इस देन कंजंक्शन को मैंने रखा है, तो यहाँ पे बिग है ना, बिग ऐसा मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा बिग लिखता हूँ या बिगर नहीं लिखता हूँ, तो इस सेंटेंस में एक एरर हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडलाइंस की तरफ नजर मारते हैं, फिर आएंगे इस पे घूम के। इसी आर्टिकल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ चीजों को। एक ये खूबसूरत सा ये पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये रावण की पिक्चर है, जलते हुए रावण की। इसके नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो, 3 is a crowd। 3 is a crowd। क्राउड का मतलब होता है भीड़, है ना, जमावड़ा। इसको कॉन्ग्रीगेशन भी बोलते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, है ना, कॉन्ग्रीगेशन। आपने जमात वाले केस में कॉन्ग्रीगेशन नाम का वर्ड बहुत पढ़ा होगा न्यूज में। कॉन्ग्रीगेशन मतलब जमावड़ा। कह रहा है 3 is a crowd। यहां पे आपको सबसे बड़ा क्राउड कौन सा देखने को मिल रहा है? ये रावण, ये कुंभकर्ण और ये मेघनाद, या जो भी है ना, ये तीनों। तो कह रहा है बस ये 3 का ही क्राउड है। 3 से क्राउड का मतलब क्या है? जो भी क्राउड है ना, वो इन 3 का ही है, बाकी तो इक्का दुक्का लोग हैं ड्यू टू कोविड-19। तो इसने एक ह्यूमरस वे के अंदर लिखा है 3 इज ए क्राउड। आगे बढ़ने से पहले आज है मंडे को मेंबर स्पेशल वीडियोस अपलोड होती हैं। एसएससी और बैंक्स की मैं अपलोड कर रहा हूं। एसएससी वाले अपनी प्लेलिस्ट में देखें और बैंक्स वाले अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करें। आप आपस में एक दूसरे की वीडियोस भी देख सकते हो, फायदा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है एसएससी वाले हैं तो बैंक्स की ना देखें, ऐसा आप काम जो है बिल्कुल ना करें। जो लोग मेंबर नहीं है, आप भी मेंबर बन सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जाम नजदीक है और आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें। आपको एक वीडियो प्ले होगी जिसमें समझाया गया है मेंबर कैसे बनते हैं और मेंबर बनने पे आपको क्या मिलता है। जिनके कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, वहां भी उस वीडियो में उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे दूसरी हेडलाइंस डिस्कस करता हूं, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की। थोड़ी बिजनेस न्यूज भी आ जाएगी आई थिंक। चलो आ जाओ, इस वाली को ले लें, अमेजोन को। देखो, सब हेडलाइंस को आपको रोज पढ़ना है, सिर्फ फ्रंट पेज की पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। 15 मिनट आप इस काम को करने में लगाओ, 30 दिन में आप बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में देखेंगे। कर ऑन अमेजोन्स प्ली, सिंगापुर ट्रिब्यूनल स्टॉल्स फ्यूचर रिलायंस इंडिया लिमिटेड डील। कर अमेजोन की प्ली पे, अमेजोन्स प्ली। पहले तो मुझे बताना सच्चे मन से, कितने लोग इसको प्लिया बोलते हैं? प्लिया, है ना। देखो, ये प्लिया नहीं होती, इसको बोला जाता है प्ली। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्ली, है ना। तो अमेजोन की प्ली पे, रिक्वेस्ट पे, सिंगापुर का जो ट्रिब्यूनल है, सिंगापुर की जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? पंचायती करने वाली कोर्ट, है ना। ये कानूनी भी हो सकती है और क्वासी जुडिशियल भी हो सकती है, मतलब जो पूरी तरह से कानूनी ना हो, पंचायत वाली हो। तो सिंगापुर के एक ट्रिब्यूनल ने स्टॉल कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, हिंडर कर दिया फ्यूचर और रिलायंस इंडिया लिमिटेड की डील को। तो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस, अपने मुकेश अंबानी वाले, है ना, इनकी डील को इसने, अमेजोन ने रुकवा दिया सिंगापुर की कोर्ट से कहलवा के। प्ली नाम का वर्ड आपने देख लिया, इसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम है अर्ज, URGE, है ना।
अर्ज से ही हम हिंदी में एक वर्ड बना बैठे हैं अर्जी, जो कि इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। आप बोलते हो ना छुट्टी की अर्जी लिखनी है, भाई वो अर्ज वर्ड था, अंग्रेजों से हमने सुना और उसको बना दिया हमने अर्जी अपने हिसाब से, है ना। तो आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं, अर्जी मत बोला करें, अर्जी नहीं वो अर्ज होती है, अर्ज से हमने गलत वर्ड बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेडलाइंस को कुछ, जस्ट ए मिनट। ये लेफ्ट वाला ले लेते हैं। अराइविंग इन दिल्ली टुडे, पोम्पियो सेज शेयर विजन फॉर एन ओपन इंडो पैसिफिक। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हेडलाइन है, देखना कैसे। अराइव हो रहे हैं जो इंडिया दिल्ली में आज, है ना, दिल्ली में अराइव होते हुए आज टुडे हुआ क्या, पोम्पियो, माइक पोम्पियो यूएस के स्पोक्स पर्सन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, माइक पोम्पियो। तो कह रहे ये जो पोम्पियो है ना, ये कहते हैं कि शेयर करते हैं विजन को, एक ऐसी सोच को, नजरिए को जो है खुले इंडिया पैसिफिक की। ओपन इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन और पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो सारे देश हैं वो एक ओपन हो, एक पूरा कॉरिडोर खुला रहे, चाइना का इसके ऊपर कोई भी जो है ना इसमें एग्रेशन ना हो, ऐसा समझे आप, है ना। इंडो पैसिफिक समझ गए ना, इंडिया और पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के कॉरिडोर को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। अब देखो उसमें देखने वाली चीज, भाई पोम्पियो तो एक इंसान है जो कि है सिंगुलर, शेयर नाम की वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि बिना एस के आई है, मतलब ये बता रही है एक प्लूरल सब्जेक्ट को। अगर पोम्पियो ने ऐसा कहा तो शेयर्स क्यों नहीं लिखा हमने यहां पे, सोचो जरा। देखो पोम्पियो ने कहा हम शेयर करते हैं एक ओपन इंडो पैसिफिक विजन को, हम मतलब हम इंडिया, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ जाएगा, इंडोनेशिया भी इसमें आ जाएगा। तो यहां पे जो वी है ना वो ओमिटेड है। अब आपको हेडलाइन पढ़ते हुए समझना चाहिए कि यहां पे वी ओमिटेड है, इसीलिए शेयर लिखा है ना कि शेयर्स लिखा है। धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे ना तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। पोम्पियो कह रहा है वी शेयर अ विजन फॉर एन ओपन इंडो पैसिफिक, तो वी यहां पे ओमिटेड है, इसलिए शेयर वर्ब को हमने ऐसा वी के हिसाब से लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप पूरा फोकस दें। चलो इसके राइट साइड वाली देख लेते हैं अपने। J&K, जम्मू एंड कश्मीर इज पास्ट स्टेज ऑफ अनईजी काम। जम्मू एंड कश्मीर पास्ट है, भूतकाल है, स्टेज के जो है अनईजी काम की। काम का मतलब होता है शांति, अनईजी का मतलब है जो इजी ना हो, जो रेस्टलेस हो, जो बेचैन हो। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जो लोग बिगिनर है वो पास्ट को समझते हैं भूतकाल, है ना, पास्ट टेंस होता है, मतलब हम पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। पास्ट एक एडवर्ब भी है, इसका मतलब होता है पार या बियॉन्ड। आप ऐसा बोले अ बस वेंट पास्ट मी, एक बस मेरे पार निकल गई, मतलब वेंट बाय में हुई या पास्ट में हुई, मुझे छोड़ करके आगे निकल गई या मेरे बाजू में से मेरे से आगे निकल गई। तो पास्ट का मतलब एक एडवर्ब फॉर्म में होता है बियॉन्ड, और वैसे पास्ट होता है आपका भूतकाल। जैसे आप बोलते हैं भाई डू नॉट वरी ओवर योर पास्ट, अपने भूतकाल पे परेशान ना हो, तो ध्यान दें वो नाउन फॉर्म है, यहां पे ये एडवर्ब फॉर्म है। तो कह रहे अब हम अनईजी, उस बेचैनी वाले काम से ना जम्मू एंड कश्मीर पास्ट हो गया है, अब वहां पे कोई बेचैनी हम कश्मीर के अंदर नहीं है। कौन कहने वाला है, आर्मी कॉप्स कमांडर। तो ये बड़े ऑफिसर हैं आर्मी के, आर्मी कॉप्स कमांडर, इनका ऐसा कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब शांति है, अनईजीनेस खत्म हो गई है। चलो एक और हेडलाइन देखते हैं, शायद 2 हेडलाइंस और बाकी हैं। कह रहे नो आइडियोलॉजी नॉर्म्स कल्चर। कह रहे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है। किसके लिए कह रहा है, कौन कह रहा है, कह रहा उद्धव टीयर्स इनटू बीजेपी सेज अमेंड और अबेंडन जीएसटी। उद्धव भाई जो है, उद्धव ठाकरे, वो टीयर इंटू कर रहे हैं। टीयर मतलब फाड़ना, इंटू मतलब अंदर, किसी के अंदर घुस जाओगे ना आप, टीयर इंटू का मतलब क्या होता है, चीर फाड़ करके किसी के अंदर घुस जाना। तो उद्धव जो है अपनी बातों से, अपने कटाक्ष से, अपने क्रिटिसिज्म से चीर फाड़ करके बीजेपी के अंदर घुस रहे हैं। और सेज ऐसा कहते हैं कि या तो आप अमेंड कर दो, या तो आप बदल दो, या आप अबेंडन कर दो, पूरी तरह से छोड़ दो जीएसटी को। तो ये बीजेपी को कह रहा है उद्धव, आपकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना आपकी पार्टी में कोई रूल्स हैं, ना आप किसी सभ्यता कल्चर को फॉलो करते हो, आप तो जीएसटी को हटा दो और हम जो है नहीं तो या अमेंडन कर दो या अमेंड कर दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, उद्धव का पर्सनल रिमार्क है फॉर बीजेपी। एक और हेडलाइन को लेते हैं, ये हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है, मैंने इसको जूम इन कर दिया है। लाइट अ लैंप फॉर सोल्जर्स, गो वोकल फॉर लोकल। कहने वाले कौन है, मोदी। इसके बाद में जिसका नाम आए ना उस आदमी ने उस बात को कहा है। तो मोदी जी ने कहा है, ये कहा है कि लाइट अ लैंप करो सोल्जर्स के लिए और गो वोकल हो जाओ लोकल के लिए। बहुत अच्छी हेडलाइन है, ध्यान से देखना। देखिए लाइट अ लैंप का मतलब है लैंप को जलाओ, दिए जलाओ, है ना। दिए के लिए कभी बर्न नाम का वर्ड यूज ना करें, दे वर बर्निंग लैंप्स,
वो लैंप्स को बर्न कर रहे थे। बर्न का मतलब होता है किसी चीज को जला देना, है ना। दिए को आपने आग में फेंक दिया तो बर्न कर रहे हैं। जब आप दिए को जलाते हैं ना, किसी लैंप को जलाते हैं ताकि उससे रोशनी हो, देन यू यूज द राइट वर्ड, दैट इज लाइट, है ना। लाइट अ कैंडल, लाइट अ लैंप। तो कह रहा है लाइट करो लैंप को, दिए जलाओ हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों के लिए। अब देखो गो वोकल, गो वोकल का मतलब है वोकल हो जाओ, बोलने वाले हो जाओ, बहुत बात करो लोकल के लिए, अपने यहाँ के बनी हुई चीजों के लिए, मोदी का ऐसा कहना है। अब देखो गो वोकल क्या होता है, ध्यान से देखना, ये गो वोकल होता क्या है। देखो गो वर्ब के साथ में आप कभी कभी देखोगे एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया, गो के बाद में जो एडजेक्टिव लगा है ना, आप वही एडजेक्टिव बन जा रहे हो। गो का मतलब वर्ब का हो रहा है बिकम होना, समझ गए मेरी बात को। तो गो प्लस एडजेक्टिव इज टू बिकम दैट एडजेक्टिव। जैसे कोई आपको बोल रहा है गो वोकल, इसका मतलब क्या है, आप वोकल हो जाएंगे, टू बिकम वोकल। वोकल का मतलब है बोलने वाला, आउटस्पोकन, आर्टिकुलेट। साफ साफ अगर अपनी बातों को बताते हैं, देन यू आर ए आर्टिकुलेट और ए वोकल पर्सन या आउटस्पोकन पर्सन। तो मोदी जी भी यही कह रहे हैं, लोकल के लिए आप भी आउटस्पोकन हो जाओ, लोकल व्यापारों को, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल हो जाओ, गो वोकल फॉर लोकल। समझ गए ना। अब देखो गो वोकल जैसे और भी बहुत सारे अपने पास फ्रेजेज हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा गो रेड, आप अगर रेड हो जाते हैं ना, यू बिकम रेड, तो इसका मतलब है आप शाई फील कर रहे हैं, आपको शर्म आ रही है। द गर्ल वेंट रेड सीइंग हर फियांस, अपने फियांस मंगेतर को देख करके लड़की जो है गो रेड हो गई, शाई हो गई, है ना। मतलब इस तरह से आप इस तरह के गो शाई नाम के फ्रेज को यूज करेंगे। अब आप बोल सकते हैं गो ब्लाइंड, इसका मतलब है टू बिकम ब्लाइंड, अंधा हो जाना। गो क्वाइट मतलब शांत हो जाना, बिल्कुल चुप हो जाना, टू बिकम क्वाइट। गो वाइल्ड का मतलब है एकदम शरारती हो जाना, वाइल्ड हो जाना। चिल्ड्रन गो वाइल्ड एट द साइट ऑफ आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देख करके चिल्ड्रन वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत शरारती हो जाते हैं, दे गो वाइल्ड। अब इसी तरह से मैं आपसे एक और फ्रेज बताता हूं, गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, है ना। आपने मेरे से सीखा कि गो प्लस एडजेक्टिव क्या होता है। अब मैं आपसे गो बैंकरप्ट को इंग्लिश में यूज करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस भी बता देता हूं, आप उसको इंग्लिश में यूज करेंगे गो बैंकरप्ट नाम के फ्रेज को यूज करके। मैं आपसे बोल रहा हूं ये कंपनी अगले साल दिवालिया हो जाएगी। ठीक है, भगवान ना करे कोई भी कंपनी हो, पर एक सवाल है आपके लिए, ये कंपनी अगले साल दिवालिया हो जाएगी। अब इसको गो बैंकरप्ट बना करके इस वर्ड को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यही तरीका है सीखने का, पहले सीखो, डिटेल के अंदर समझो, बाद में एक्सपेरिमेंट करो ताकि आपकी मेमोरी का वो पार्ट बने। चलो आगे बढ़े, ये एक दो हेडलाइंस और बची हैं, इनको भी देख लेते हैं। वर्ड्स अच्छे अच्छे आए हैं। चिराग फायर्स अनदर सैल्वो, वॉन्स नीतीश ऑफ जेल ओवर करप्शन। चिराग जो है ना, चिराग पासवान, ये फायर करते हैं एक दूसरे अटैक को। सैल्वो का मतलब होता है अटैक, अविशियस अटैक, उसको बोलते हैं सैल्वो। तो चिराग ने एक दूसरा अटैक जो है फायर कर दिया है और वॉर्न कर दिया नीतीश को कि जेल हो जाएगी तुम्हें करप्शन के लिए। चिराग बोलता है अगर मैं सीएम बना, मेरी पार्टी सीएम के लायक वोट लेकर के आई, तो नीतीश को हम जेल में डाल देंगे करप्शन चार्ज लगा करके। अब इस सैल्वो वर्ड को देखना, ये कोई सिंपल सा अटैक नहीं है, आपने डंडा लेकर किसी को मार दिया, उसको सैल्वो नहीं बोलते। सैल्वो का मतलब होता है, देखो समझो इस वर्ड को, एक बड़ा सा शिप है जो कि एक वॉरशिप है, इसके इस साइड भी मिसाइल्स होंगी, इस साइड भी गन्स होंगी, मतलब शिप के दोनों तरफ गन्स होती हैं। एक दो गन्स पीछे होती हैं, एक गन आगे भी हो सकती है, पर सबसे बड़ा अटैक जो है ना, शिप अपनी साइड से करता है। जहां भी उसको अटैक करना है ना, उस तरफ अपनी साइड लेगा, चाहे तो राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, और वहां से वो अटैक करेगा। अगर ये सभी के सभी वेपन्स को वो एक साथ फायर करता है ना, दैट फायरिंग इज कॉल्ड सैल्वो। समझ गए, एक इतना बड़ा अटैक कि आप सामने वाले को एक ही वार में नीचे गिराने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सैल्वो। अब इस सैल्वो के लिए अपने पास और अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एक वर्ड समझे वॉली, इसकी स्पेलिंग देख लेना, VOLLEY होता है शायद, है ना, वॉली। वॉली का मतलब यही होता है। और सुनो एक ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड। अब ये ब्रॉड साइड कैसे बना है, ये जो शिप देख रहे हो ना, इसकी ब्रॉड वाली साइड से जो अटैक होता है, शिप की ब्रॉड वाली साइड से, मतलब साइड से जो अटैक होता है, एक ब्रॉड अटैक, उसी को ब्रॉड साइड बोलते हैं, वही सैल्वो होता है, वही वॉली होता है। आई थिंक समझ गए होंगे, ये चारों वर्ड आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। बहुत बड़ा अटैक जो एक शिप करता है उसको सैल्वो कहते हैं, अपनी जुबान से करेंगे तब भी वो सैल्वो बन जाएगा, बहुत बड़ा अटैक होगा तो। चलो एक लास्ट हेडलाइन है, उस पर नजर मार लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आज के मेन आर्टिकल के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग है आर्टिकल, देखना। अभी आई थिंक ये विजिबल है ना, चलो। कह रहा पैनल फाइंड्स वेल्डिंग फॉल्ट बट एड्स कैविएट,
वेट फॉर द एनआईए सैबोटाज प्रोब। कह रहा है जो पैनल है वो फाइंड करता है, ये जो खास कमेटी है इसको मिला है एक वेल्डिंग का फॉल्ट। वेल्डिंग तो आप जानते हैं, लोहे की दो चीजों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हम वेल्ड करते हैं। तो पैनल को मिला एक वेल्डिंग में फॉल्ट मिला इसको, है ना, किसी एक्सीडेंट के अंदर। लेकिन यही पैनल ऐड भी कर देता है एक कैविएट को, एक रेस्ट्रिक्शन को, या एक बोल दूं खास कंडीशन को, स्पेशल कंडीशन को, है ना, स्पेशल कंडीशन को। तो यही पैनल जो है एक खास कंडीशन भी दे रहा है, कह रहा है कि वेट करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, एनआईए की सैबोटाज की प्रोब को। जो जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सैबोटाज पे कर रही है। सैबोटाज का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी के प्लान्स को डिस्ट्रॉय करना, या किसी पे इस तरीके से हार्म करना, उसको इस तरीके से अटैक करना कि उसकी कोई चीज अपने अंदर कब्जा लो। जनरली आप सैबोटाज को देखेंगे टेररिज्म के साथ। एक टेररिस्ट सैबोटाज वो सैबोटाज होगा जिसके अंदर टेररिस्ट लोगों ने आपका कोई एयरप्लेन चुरा लिया है, किसी बिल्डिंग में घुस गए हैं, वहां पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है ना। इसी को बोलते हैं सैबोटाजिंग, क्योंकि इसके अंदर आप हार्म भी करते हैं और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, उस जगह के ऊपर अटैक भी करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी लेकर के आते हैं। तो सैबोटाज वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना कि उसकी चीजों को हथिया लें आप, है ना, फिर उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करें। तो एनआईए प्रोब कर रहा है कि इस रेल अटैक के अंदर कहीं आतंकवादियों ने सैबोटाज तो नहीं किया था, पर ये पैनल ने बोल दिया कि वेल्डिंग का फॉल्ट है, पहले एनआईए की प्रोब पूरी हो जाने दो, फिर हम अपने जो है फॉल्ट बताएंगे कौन सा था। चलो आ जाओ अपना मेन आर्टिकल पढ़ते हैं आज का। जस्ट ए मिनट। तो देखिए ये हमारा आर्टिकल था, आरएसएस चीफ ने कुछ कहा था, है ना। इसकी हेडलाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया को ग्रो करना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसकी मेन बॉडी की तरफ। इस आर्टिकल में क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। मैं काम करता हूं, मेन बॉडी को थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं। चलिए, कह रहे ये जो आरएसएस चीफ है ना, अटैक्स टुकड़े टुकड़े गैंग, फॉरेन एजेंट्स एंड बैक्स न्यू फार्म लेजिस्लेशन। यही आरएसएस चीफ जिन्होंने ऊपर वाली बात कही थी हेडलाइन में, ये अटैक भी करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग पे। अब इसको आप जानते हैं अच्छे से आपको और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये फ्रेज कहां से आया और क्यों लाया गया है। तो कह रहा है ये अटैक करता है टुकड़े टुकड़े गैंग को और फॉरेन एजेंट्स को, विदेशी ताकतों को, और ये बैक भी करता है, सपोर्ट करता है नए फार्म लेजिस्लेशन का, नए खेती के उन कानूनों का। फार्म लेजिस्लेशन आपने सुना होगा अच्छे से, देश भर में इनका बहुत विरोध हो रहा है, खास करके पंजाब में। तो आरएसएस चीफ क्या बोलता है, ये फार्म लेजिस्लेशन बिल्कुल सही है, बैक भी करता है। अब देखो इस चीफ ने और कौन सी बातें कही वो हम देखेंगे इस आर्टिकल के अंदर, है ना। अब ये इस तरीके से मैंने जूम कर दिया कि पूरा आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे है, आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। अभी इनका कहना क्या था, कह रहा इंडियाज रिस्पॉन्स टू द एनक्रोचमेंट्स इन लद्दाख हैड नम्ड एंड जॉल्टेड चाइना, कॉमा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेड ऑन संडे। इतना पढ़े। कह रहे इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है उन एनक्रोचमेंट्स के लिए, उन कब्जे वाले कामों के लिए, एनक्रोचमेंट मतलब कब्जा करना, उन कब्जों पे जो लद्दाख में हुए थे, है ना। तो कह रहे इंडिया का जो रिस्पॉन्स है ना, जो प्रतिक्रिया है, वो हैड नम्ड एंड जॉल्टेड चाइना, वो चाइना को एक तो नम्ब कर चुका है, ठंडा कर चुका है, और दूसरा जॉल्ट कर चुका है, बहुत ही ज्यादा चाइना को झटका दे चुका है ना। ये कहना है मिस्टर मोहन भागवत का, जो कि आरएसएस के चीफ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अब देखो इन्होंने और क्या बोला, कह रहे एंड कॉल्ड फॉर अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज विद अदर नेबर्स टू प्रेजेंट अ मोर पावरफुल काउंटर टू द चाइनीज। तो जब ये काम इन्होंने किया ना, साथ ही साथ मोहन भागवत ने ऐसा कहने के कॉल फॉर कर दिया। कॉल फॉर का करने का मतलब है डिमांड करना, है ना। इन्होंने डिमांड कर दी, स्ट्रेंथन करें, मजबूत बनाएं रिश्तों को दूसरे पड़ोसियों के साथ, ताकि प्रेजेंट कर पाए हम और ज्यादा मजबूत काउंटर को, जवाब को द चाइनीज के लिए, चाइनीज लोगों के लिए। समझ गए। तो मोहन भागवत की ये दो बातें कि एक तो हम नम कर चुके हैं, झटका दे चुके हैं, जॉल्ट कर चुके हैं चाइना को, और इन्होंने डिमांड भी कर दी कि दूसरे जो नेबर्स हैं, है ना, ऑफ कोर्स पाकिस्तान और चाइना के अलावा जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, इनके साथ हम अच्छे स्ट्रेंथन करें टाइज को, ताकि द चाइनीज इस कॉमन प्लूरल नाउन को हम और बड़ा झटका दे पाए। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स को। नम करना मतलब किसी को एकदम ठंडा कर देना। इसके लिए एक वर्ड है अपने पास, पैरालाइज। ये नम क्या होता है, अगर आपको मैं ठंडा पानी पिलाऊं, इतना ठंडा पानी, कभी कभी आपका सर दर्द होने लगेगा,
आपका दिमाग एक्चुअल में नम हो जाता है उस सेंसेशन से, है ना। तो वो आप पैरालाइज हो जाते हो उस पल के लिए, आपका माइंड जो है। तो नम का मतलब वैसा होता है ना, ठंडा कर देना। जोल्ट का मतलब होता है झटका देना, इसके लिए आप बोल सकते हो स्टार्टल। स्टार्टल इसका मतलब भी होता है झटका देना। सरप्राइज इसका मतलब भी होता है झटका देना। शॉक इसका मतलब भी होता है झटका देना, है ना। ये सब के सब जोल्ट के सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द चाइनीज यहां पे क्या है, कितने लोग मुझे बता सकते हैं? मैंने पिछले 10 एडिटोरियल्स में शायद 2 बार इस कॉन्सेप्ट को लिया होगा, है ना। आप में से जो लोग याद करके बैठे हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, द प्लस में एडजेक्टिव क्या होता है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, है ना। जैसे द प्लस चाइनीज यहां पे आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप रोज रीड करोगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे, इसलिए बोलता हूं क्लास को आप रोज लेना शुरू करें। करें इन हिज एड्रेस टू अ स्मॉल गैदरिंग ऑफ स्वयं सेवक्स एट RSS एनुअल विजयदशमी इवेंट that was shrunk by restrictions due to COVID-19 pandemic this year, Bhagwat threw his weight behind the central government on the 3 contentious farm laws. अब इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। करे अपने एड्रेस में, इन हिज एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? एक तो होता है पता जहां आप रहते हो, एक होता है आपका भाषण। एक ही वर्ड दो काम। अब भागवत के पते की बात नहीं हो रही है, उनका एड्रेस सबको पता है, अब उनके भाषण की बात हो रही है। तो कह रहे अपने भाषण के अंदर, जो कि एक स्मॉल सी गैदरिंग के लिए था, सभा के लिए था, जो स्वयं सेवक्स की थी, और कहां पे? RSS के सालाना एनुअल विजयदशमी इवेंट में। अच्छा, ये कौन सा इवेंट था? जो कि वॉज श्रंक, जो कि सिकुड़ गया था। वॉज श्रंक मतलब सिकुड़ गया था। किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा, उन प्रतिबंधों के द्वारा जो कारण से थे कोविड-19 पैंडेमिक के इस साल। तो विजयदशमी के अपने संबोधन में, भाषण में भागवत साहब ने ऐसा कहा। अब देखो इसमें हुआ क्या, भागवत जी ने थ्रो कर दिया अपना वेट बिहाइंड। थ्रो योर वेट बिहाइंड का मतलब क्या होता है? किसी के पीछे अपना पूरा सपोर्ट डाल देना। इस फ्रेज को मैं अभी डिटेल में कराऊंगा। तो भागवत जी ने पूरा अपना वेट को थ्रो कर दिया बिहाइंड किसी चीज के। अब वो कौन सी चीज थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश की केंद्र सरकार। और कहां पे डाला? 3 कंटेंशियस फार्म लॉज के ऊपर। 3 बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंशियस का फार्म के जो लॉज नए हैं उनके ऊपर। तो एक तो ये काम इन्होंने किया। अच्छा, दूसरा काम क्या किया? एंड वर्चुअली एंडोर्स्ड यूपी सीएम, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और इन्होंने एक तरह से, वर्चुअली मतलब एक तरह से, एंडोर्स भी कर दिया, सपोर्ट भी कर दिया यूपी के चीफ मिनिस्टर को, जिसका नाम है आदित्यनाथ। और देखो किस चीज के लिए आदित्यनाथ को सपोर्ट किया? आदित्यनाथ थ्योरी ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। आदित्यनाथ की जो थ्योरी है कि उसके खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पूरी दुनिया यूपी की सरकार गिराने के लिए आदित्यनाथ के पीछे पड़ी है, ठीक है ना। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ है? अगेंस्ट है स्टेट गवर्नमेंट के, उसकी स्टेट की सरकार के। अब देखो ये आगे वाला हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये पेज जो है ना आगे कंटिन्यू कर रहा है, वहां से ही आगे का सेंटेंस कंटिन्यू होगा। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में इतना बड़ा था और इससे आगे भी चलने वाला था। तो इतना बड़ा सेंटेंस जो इन्होंने लिखा है, एक बार इस सेंटेंस को मैं रिपीट कर देता हूं, फिर इसमें देखने वाले एक फ्रेज, इडियम को मैं आपको करवाऊंगा। अपने एड्रेस में छोटी सी सभा के लिए स्वयं सेवक की थी विजयदशमी एनुअल इवेंट में, जो कि श्रिंक हो गया था, छोटा हो गया था, सिकुड़ गया था उन प्रतिबंधों के द्वारा जो कारण से आए थे कोविड-19 महामारी के इस साल। तो अपने संबोधन में भागवत जी ने पूरा सपोर्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो 3 कंटेंशियस फार्म लॉज के ऊपर, जो ऐसे फार्म लॉज हैं, खेती के कानून है जो बड़े ही कंटेंशियस या कंट्रोवर्शियल है। दूसरा इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने वर्चुअली एक तरीके से एंडोर्स कर दिया यूपी सीएम की उस थ्योरी को, जो थ्योरी है कि उसका एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसके खिलाफ, है ना। पूरी दुनिया में उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और किसके खिलाफ? उसकी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये कहना है सीएम का, और ये भागवत जी का भी कहना है, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स को, है ना। थ्रो योर वेट बिहाइंड, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला जो है ना फ्रेज है, क्योंकि ये 2 हैं, एक नहीं एक्चुअल में 2 हैं। व्हेन यू थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन, इसका मतलब क्या है? किसी के पीछे आप अपना वजन डाल रहे हो। कोई आदमी जो पीछे गिरने वाला था, है ना, पीछे गिरने वाला था, आपने अपना वेट डाल करके उसको फिर से खड़ा कर दिया अपराइट। थ्रो योर वेट बिहाइंड का मतलब भी ये होता है, टू सपोर्ट समवन इन द टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के वक्त किसी को सपोर्ट करना। थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन। लेकिन अगर इस समवन को मैं निकाल दूं और बिहाइंड की जगह अराउंड लगा दूं, तो ये सेंटेंस, ये फ्रेज अपने आप में बदल जाता है। थ्रो योर वेट अराउंड, इसका मतलब होता है दादागिरी करना या मनमानी करना बाय
यूज ऑफ योर सपोर्ट और इन्फ्लुएंस। आपके पापा बहुत पैसे वाले हैं, आपको लगता है कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो आप स्कूल कॉलेज में लड़कों को धमकाते हो, डराते हो, देन आई कैन से दैट यू आर इनफेमस फॉर थ्रोइंग योर वेट अराउंड इन द कॉलेज। आप बहुत ही बदनाम हो क्योंकि आप दादागिरी करते हो, मनमानी करते हो, इस काम के लिए अपने कॉलेज में बड़े बदनाम आदमी हो। समझ गए ना? तो ये है सपोर्ट करना, ये किसी को जो है दादागिरी करना, दो अलग अलग चीजें हैं। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन बनाया इस पे मैंने, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था। सेंटेंस क्या था? शी इज इनफेमस फॉर थ्रोइंग हर वेट बिहाइंड अमंग हर फ्रेंड्स। वो बड़ी ही बदनाम है अपना वेट बिहाइंड थ्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को। अब देखो अटपटा सा सेंटेंस है भाई, दोस्तों को थ्रो वेट बिहाइंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो बदनामी की क्या बात है? इसकी जगह तो यहां पे फेमस होना चाहिए, है ना? एक्चुअल में इसमें इडियोमेटिक एरर थी, थ्रो हर वेट बिहाइंड की जगह थ्रो हर वेट अराउंड इसको लिखना चाहिए था, है ना? शी इज इनफेमस फॉर थ्रोइंग हर वेट अराउंड अमंग हर फ्रेंड्स। इसलिए वो बदनाम है क्योंकि सबसे अपने दोस्तों से दादागिरी करती है, मनमानी करती है। तो इस तरह से ईडियम में एरर्स आती हैं, इसी तरह की एरर्स बनती हैं कंफ्यूजिंग वाली ईडियम्स में से। आगे बढ़ेंगे। कॉन्स्पिरेसी भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, षड्यंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके सिनोनिम आपको बता देता हूं अच्छे अच्छे। पहला देखिए कबाल, कबाल का मतलब होता है षड्यंत्र। दूसरा होता है मैकेनेशन, इसको स्पेलिंग बोलेंगे तो आएगी मशीनेशन, MACHINATION, मैकेनेशन बोलते हैं इसको। मैकेनेशन कहां से है? ये वर्ड है मैकियावेली नाम के आदमी के, मैकियावेली। ये मैकियावेली एक चाणक्य था, कब का, कहां का? वेस्ट वालों का, अंग्रेजों का चाणक्य था। मतलब बहुत ही तरह के षड्यंत्र करता था, प्लॉट्स करता था। तो मैकियावेली से मैकियावेलियन, है ना, मैकेनेशन नाम का वर्ड हमने बना दिया। चाणक्य के जैसे षड्यंत्र को बोलते हैं मैकेनेशन, है ना। मैकियावेली मतलब वेस्ट का चाणक्य। तो ये दो वर्ड्स आप अच्छे से याद रखें कॉन्स्पिरेसी के लिए, कबाल एंड मैकेनेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और आर्टिकल करेंगे, छोटा सा आर्टिकल है, दो ही सेंटेंसेस है इसके अंदर, पर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, है ना। इस हेडलाइन को हम कर चुके हैं, जहां पे एक पैनल ने वेल्डिंग का फॉल्ट बताया था, शायद किसी ट्रेन एक्सीडेंट की बात हो रही है। तो अब उसी पैनल ने क्या क्या कहा इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना। चलो आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं क्योंकि नीचे वाला टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा छोटा है। अभी शायद ठीक है ना। चलो, कह रहे द प्रोब इनटू द derailment of 14 coaches of the Indore-Patna Express that killed 152 passengers on November 20, 2016 near Kanpur was handed over to the National Investigation Agency। कह रहे जो प्रोब है ना, ये जो खास जांच है जो कि डिरेलमेंट में थी। डिरेलमेंट जानते इस वर्ड को आप? किसी गाड़ी का रेल से नीचे उतरना, पटरी से नीचे उतरना। डिरेल मतलब पटरी से नीचे उतर जाना। कह रहे जो प्रोब थी, जांच थी, जो है पटरी से उतर जाने की 14 कोचों की इंदौर पटना एक्सप्रेस के, जिसने किल कर दिया, जिस घटना ने मार दिया 152 पैसेंजर्स को नवंबर 20, 2016 में, और कहां पे? कानपुर के पास। कह रहे इस प्रोब को ना, इस जांच को वॉज हैंड ओवर किया गया। अच्छा, कहां हैंड ओवर किया गया? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, NIA को। अब मैं आगे का सेंटेंस ले रहा हूं क्योंकि स्क्रीन के अंदर नहीं आ रहा है, जस्ट ए मिनट। चलो, करेक्ट कैसे किया गया इसको? अमिड सस्पिशंस, इन सस्पिशंस के बीच जो कि रेज्ड बाय थे गवर्नमेंट एट्रीब्यूटिंग द एक्सीडेंट टू टेररिस्ट सैबोटाज। कह रहे ये एनआईए को दिया गया उन सस्पिशंस, उन शकों के बीच जिनको रेज किया गया था सरकार के द्वारा। और कैसे रेज किया गया था? एट्रीब्यूट करते हुए, सारा दोष जड़ते हुए इस एक्सीडेंट का टेररिस्ट सैबोटाज पे, टेररिस्ट लोगों के द्वारा किए गए डैमेज पे। तो सरकार का कहना था ये पटरी से ऐसे नहीं उतरी, कुछ टेररिस्ट लोगों ने इसको पटरी से उतारा है, ऐसा उनका कहना था। इस वजह से इस सिंपल से केस को भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव नाम की एंटी टेररिज्म स्क्वाड से, एक एजेंसी से प्रोब करवाया गया। अब देखते हैं इस एजेंसी ने अपने प्रोब के बारे में बताया क्या। कह रहे देन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु हैड सेट देयर वाज अ पॉसिबल क्रिमिनल इंटरफेरेंस बाय आउटसाइडर्स एंड एट अ यूपी इलेक्शन रैली प्राइम मिनिस्टर मोदी टू कॉल्ड इट अ कॉन्स्पिरेसी। तो तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तब के जो रेलवे मिनिस्टर थे, देखो देन का मतलब क्या है? जब 2016 था तब कौन था?
हमारा रेलवे मिनिस्टर। तो कह रहे देन रेलवे मिनिस्टर, उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर कह रहे उन्होंने, सुरेश प्रभु जिनका नाम था, उन्होंने कहा भी था कि एक पॉसिबल क्रिमिनल इंटरफेरेंस हो सकता है, एक कानूनन क्रिमिनल मतलब आपराधिक एक है ना दखल अंदाजी हो सकती है आउटसाइडर्स के द्वारा, किसी बाहरी आदमी के द्वारा। और यूपी की इलेक्शन रैली के अंदर मोदी जी ने भी बोला कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था, एक कबाल था, एक मैकेनेशन था। समझ गए ना, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। तो दोनों ही बोल चुके हैं कि ये ट्रेन का उतरना बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी था किसी बाहरी आदमी के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी जो ना पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। कह रहा व्हाइल द एनआईए प्रॉब इज स्टिल ऑन, नो चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड येट। कह रहे जहां एनआईए की प्रॉब, एनआईए की जांच, प्रॉब जानते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, वो स्टिल अभी भी ऑन है। व्हेन यू आर ऑन यू आर रेडी टू डू समथिंग। जब एनआईए की प्रॉब ऑन है, अगर फैन ऑन होता है, अगर फोन ऑन होता है, अगर लाइट्स ऑन होती है तो लाइट चल रही होती है ना। तो कह रहे जहां एनआईए की प्रॉब अभी भी जारी है, ऑन है, ऑन का मतलब है कंटिन्यू है। कह रहे नो चार्जशीट, अभी भी कोई भी चार्जशीट को फाइल नहीं किया गया येट अभी तक। कह रहे द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द, अब देखो किसकी रिपोर्ट है यहां पता लगेगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज इन। कह रहा फाइनल रिपोर्ट जो है कमिश्नर साहब की, जो रेलवे सेफ्टी के हैं, उनकी रिपोर्ट इज इन। पहले थी रिपोर्ट ऑन, इन्वेस्टिगेशन ऑन थी, अब रिपोर्ट हो गई है इन। इनका मतलब क्या, अराइव्ड। द ट्रेन इज इन, ट्रेन आ चुकी है ना। रिपोर्ट इज इन, रिपोर्ट आ चुकी है, इज इन, है ना। आगे क्या कह रहा है इस रिपोर्ट के बारे में, एंड इट आइडेंटिफाइज अ सडन कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर एज द प्रोबेबल कॉज। और ये जो कमिश्नर की रिपोर्ट है ना, एनआईए वाली नहीं, इस रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है, ये आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है एक बहुत ही अचानक से सडन होने वाले कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर को। कैटास्ट्रोफिक मतलब जो कि कैटास्ट्रोफी ले आए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान लेकर के आए। तो एक बहुत ही बड़े दुर्घटना वाले मैकेनिकल फेलियर को आइडेंटिफाई करती है, कैसे, प्रोबेबल कॉज की तरह। कॉज मतलब कारण, प्रोबेबल मतलब जो संभावित है। तो इसका तो यही कहना है कि एक मैकेनिकल फेलियर हुआ था जिसकी वजह से ट्रेन अपने ट्रैक से उतर गई। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का ये कहना है। अब देखते हैं इस कमिश्नर ने और क्या बोला। कह रहे the report says that a part of the welding on the coach gave way due to corrosion, fell off and got embedded in the track, creating an obstruction in the movement. रिपोर्ट कहती है कि एक पार्ट में वेल्डिंग के एक हिस्से के अंदर, एक कोच के अंदर, कह रहा वो पार्ट ने गिव वे कर दिया। अब देखो गिव वे का मतलब क्या होता है, गिव वे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, किसी को रास्ता दे देना। व्हेन यू गिव वे टू समवन, आप उसको रास्ता देते हैं। शी डिडंट गिव मी वे, उसने मुझे रास्ता नहीं दिया, है ना, मेरा रास्ता रोके रखी। अगर ये तो मीनिंग हो गया रास्ता देने वाला। दूसरा गिव वे का मतलब है किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का ब्रेक डाउन हो जाना, किसी जो इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, उसका खराब हो जाना। तो वेल्डिंग जो है ना, उसका एक टुकड़ा गिव वे कर गया, खराब हो गया, कारण से, कोरोजन के कारण से, जंग के, गिर गया, फेल ऑफ हो गया, और एम्बेड हो गया, फिक्स हो गया। एम्बेड होने का मतलब है फिक्स हो गया, फिक्स हो गया ट्रैक के अंदर। और कैसे हुआ, क्रिएट करते हुए एक ऑब्स्ट्रक्शन को, एक बाधा को, एक रुकावट को मूवमेंट के अंदर। अब ये आगे कंटिन्यू होगा, शायद मूवमेंट ट्रेन की बात हो रही है ना। तो एक टुकड़ा था वेल्डिंग का, टूटा, गिव वे किया, कारण था उसका क्रोजन, जंग लगना, गिरा और ट्रैक के अंदर फिक्स हो गया, एम्बेड हो गया। सिंपल सा सेंटेंस है, वर्ड्स आपने मेरे साथ देख लिए हैं। एम्बेड वर्ड को देखें, आप एम प्लस में बेड हो रहे हो। बेड का मतलब है आपका बिस्तर, एम एक वर्ब है। एम्बेड होने का मतलब है किसी जगह में अपना बिस्तर जमा लेना। मतलब क्या है, वहां पे जाकर के फिक्स हो जाना। समझ गए ना, व्हेन यू बेड इनटू समथिंग यू फिक्स देयर, यू गेट फिक्स देयर, है ना, वहां पे जाकर के एकदम जम जाते हो। तो इस टुकड़े ने भी यही किया, ट्रैक में जाकर के फिक्स हो गया। जैसे ही ट्रेन आई, उसने पूरी ट्रेन को पटरी से उतार दिया। चलिए, छोटा सा सेशन था आपका, इंटरेस्टिंग लगाओ, अच्छा लगाओ तो जरूर से इसको एक शेयर देना। जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे जरूर से कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करना। सही है गलत मैं आपसे वहीं पे बात करता हूं जितना ही मुझे टाइम मिलता है। मुलाकात लूंगा कल सुबह के एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए साइनिंग आउट।